निधन उल्लेख। आज सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, भारत सरकार में रक्षा सचिव समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में रहे डॉक्टर शेखर दत्त जी का 2 जुलाई 2025 को 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में देहांत हो गया है। उनका निधन प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। शेखर दत्त जी का जन्म 20 दिसंबर 1945 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। 1967 से 71 तक भारतीय सेना में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 2018 मीडियम रेजिमेंट में डॉक्टर दत्त जी के महत्वपूर्ण योगदान रहा और सेना पदक से सम्मानित हुए। सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में उनका चयन हुआ। मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पद पर आसीन रहे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के डिप्टी के पद पर। उसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर कार्य किया। 23 जनवरी 2010 को छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में हमारे प्रदेश की जवाबदारी उन्हें दी गई। 19 जून 2014 तक मुझे मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, जहां उनके मार्गदर्शन में अनेक अवसरों पर हम सबको प्रेरित किया। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, सक्रियता, सामाजिक कल्याण के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिससे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के एक कुशल प्रशासक, जनसेवक और वीर सपूत खो दिया। शेखर दत्त जी एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। सेना के वीर, कुशल प्रशासक, राज्यपाल के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की आसंदी से शेखर दत्त जी की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को शक्ति में हुआ। आप आरंभ से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज से शिक्षा ग्रहण कर NCC में आर्मी विंग के सार्जेंट रहे। वे सन 1969 से 73 तक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र शक्ति से 77, 80, 85 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उनको स्वास्थ्य, खेल, युवा कल्याण तथा पर्यटन विभाग के मंत्री का दायित्व भी दिया। वे 9वें एशियाई खेलों में प्रबंध समिति के सदस्य रहे। उनके धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री शेखर दत्त जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं शेखर दत्त जी की जीवन यात्रा को देखता हूं तो उसमें जैसी विविधता नजर आती है, वैसी विविधता कम ही लोगों के जीवन में दिखती है। उन्होंने IAS अधिकारी के रूप में जन कल्याण के लिए कार्य किया। सेना के 60 सर्विस कमीशन से जुड़कर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। भारत सरकार के अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को भी दिशा दी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं दत्त जी से मिला, एक मधुर मुस्कान से उन्होंने स्वागत किया। वो इतने स्नेह से स्वागत करते थे कि उनसे अपनापन सा हो जाता था और फिर उनसे बेहिचक अपनी बात कर सकते थे। विविध कार्य क्षेत्रों का उनका दीर्घ अनुभव हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से तब उपयोगी हुआ जब वे प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश कैडर के IAS होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ की समस्याओं और इनके समाधान की
गहराई से समझ थी। मैंने पाया कि उनमें लोगों के प्रति गहरा जुड़ाव था, उन्हें लोगों की समस्याओं को हल करने में गहरी रुचि थी। जो भी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया उसके लिए भरपूर होमवर्क किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्हें प्रदेश की हर बारीकी की जानकारी थी। इसके लिए वे ऐसी मेहनत करते थे जैसे कि उन्होंने पूरा गजेटियर दिमाग में रख लिया हो। हमारा राज्य और विधानसभा सभी अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस राज्य और विधानसभा के संकल्पों को गढ़ने और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सपनों को संवारने में स्वर्गीय श्री दत्त जी की विशेष भूमिका रही है। आज हम सब पूरी कृतज्ञता के साथ उनके इस योगदान को नमन करने में जुटे हैं। मैं ईश्वर से पुनः दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शक्ति रियासत के राजा और अविभाजित मध्य प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का एक लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी करीब 20 वर्षों तक शक्ति क्षेत्र ही नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ की आवाज मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाते रहे। वे महज 18 साल की आयु में शक्ति रियासत के राजा की जिम्मेदारी संभाले थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने के बावजूद वे सामान्य सीट से लगातार चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे 1977, 1980, 1985 और 1993 में शक्ति क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं तपकरा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक था तब राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक चुने गए थे। विधानसभा में हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर आधारित चर्चा के पक्षधर रहे। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सौम्य और सहज था। वे सदैव जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान का प्रयास करते थे। उनका जीवन समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का देहावसान न केवल शक्ति क्षेत्र बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजा श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना सदैव याद रखी जाएगी। मैं पुनः उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हम सब लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के राज्य आयुक्त के रूप में तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी सहज व्यवहार से, अपनी सहजता से और जिस प्रकार वो हर एक व्यक्ति को सम्मान देने की कोशिश करते थे, उससे वो काफ़ी चर्चित रहे और सबके प्रिय रहे। उनका प्रशासनिक कौशल, नैतिक मूल्य और जो मानवीय दृष्टिकोण था, उसके लिए आदरणीय शेखर दत्त जी जाने जाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि वो 69 बैच के IAS अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया। सेना का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखता हूँ। एक दूरदर्शी उनमें जो अधिकारी होने की भावना थी, वो उनके साथ दूरदर्शिता भी जुड़ा हुआ था। इस प्रकार राष्ट्र के सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जैसे व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में आते रहें और भगवान उन्हें अपने दिव्य ज्योति में लीन करे, यही प्रार्थना है। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक रहे 77 से। मैं भी उनके साथ 80, 85 और 93 3 बार विधायक रहा। हम दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, साथ साथ आते थे। आज मैं जहाँ से विधायक चुना गया हूँ शक्ति, वो पहले वहीं के विधायक थे।
उस नाते भी उनका हमारा पारिवारिक संबंध था। उसके पहले उनके छोटे भाई वहाँ से विधायक हुआ करते थे, उसके पहले उनकी माता श्री वहाँ विधायक हुआ करती थी। और इस तरह से हमारे परिवार के साथ उनका लंबा जीवन रहा है। हालांकि ऐसे संबंधों पर नज़र लग जाती है। मेरे से बड़े थे मगर मुझसे व्यवहार तो मित्रवत ही करते थे, मगर ऐसे हम दोनों के बीच में कुछ खटास भी आखिरी में आया, मगर वो खटास से किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक भाई के रूप में वो रहे और उनके जाने के बाद हम सबको उनकी कमी खल रही है। मुझे तो ये कहने का सौभाग्य मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, जब उनको उम्र ज़्यादा हो रही थी, शादी भी करना था, तो मुझे उन्होंने नेपाल भेजा था कि जाओ वहाँ देख के आओ, उस लड़की से मेरी शादी हो सकती है क्या। तो मैं उनके लिए लड़की देखने नेपाल भी गया था। वहाँ से रानी साहब को लेके आए। आज वो बहुत दुखी हैं, अकेली हैं, और हम लोग सब क्षेत्र के लोग उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो गहन दुख को सहन करने की उनको क्षमता दे। ईश्वर राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की आत्मा को अपनी दिव्य आत्मा में लीन कर उन्हें चिर शांति प्रदान दे, ये मेरी संवेदना है। और पूरे हमारे विधायक परिवार की ओर से, दल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय शेखर दत्त जी के निधन से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। वे एक मार्गदर्शक और आदर्श बनकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने के पहले शेखर दत्त जी IAS अधिकारी थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के सचिव, डिप्टी NSA और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। स्वर्गीय शेखर दत्त जी के एक कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा एवं देश सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति थे। देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को गहरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव और अद्भुत कार्यकुशलता से उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो राज्यपाल के रूप में यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, तब उनकी जो चिंता पूरे देश के नक्सलवाद को लेकर के उनकी पीड़ा वो दिखाई देती थी। और उनकी भी जो सोच थी कि देश से नक्सलवाद कब खात्मा होगा। और ये हर्ष का भी विषय है कि आज पूरा देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, और उनका ये सपना पूरा हो पा रहा है और हम सभी उसके साक्षी भी बनेंगे। मैं स्वर्गीय श्री शेखर दत्त जी के जीवन सादगी, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट जनसेवा के आदर्श मूल्यों से परिपूर्ण था। उनके निधन से देश ने एक प्रबुद्ध और कर्मठ व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी भरपाई करना कठिन है। साथ ही स्वर्गीय शेखर दत्त जी का निधन पूरे छत्तीसगढ़ और राजनीतिक जगत के लिए अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे तो उनके साथ कार्य करने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसा उनके बारे में सुनना था, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र बहादुर जी के निधन से हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि यह हमारे राज्य और विशेषकर उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा शून्य है, जिन्होंने वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में वो राजनीति में सक्रिय रहे। विशेष तौर पे हमारे जो जनजातीय समुदाय है, उनके लिए जो उनकी जो सोच रही है, उसके उत्थान की दृष्टि से वो हम हमेशा याद करेंगे। और मैं इस सदन की ओर से स्वर्गीय श्री सुरेंद्र बहादुर जी के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनकी स्मृति और उनके आदर्शों को हम हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी की प्रदेश के और देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर उन्होंने जो सेवाएं दी है, वो हमेशा
अमिट रहेगा। शेखर दत्त जी बड़े बड़े पदों में रहे, लेकिन उनके व्यवहार में पद का असर नहीं हुआ। बहुत ही सहज, सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्ति के रूप में हम सब जानते हैं। राज्यपाल के रूप में जो उन्होंने सेवाएं दी हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। निश्चित रूप से उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति प्रदेश को और देश को हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजा सुरेंद्र बहादुर जी शक्ति से 4 बार विधायक रहे। उसके पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी, मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में भी रहे और बेबाक टिप्पणी करने में के रूप में जाने जाते हैं। तत्कालीन कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, अपने विचार रखने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे और सीधा सपाट शब्दों में अपनी बात कहते थे। मध्य प्रदेश में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला अध्यक्ष महोदय, और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग जब भी शक्ति जाते थे उनसे मुलाकात होती थी। जांजगीर में मुलाकात होती थी, रायपुर कभी आते थे तो मिलने आ जाते थे या बुला लेते थे। तो एक आत्मीय संबंध राजा सुरेंद्र बहादुर जी से रहा है। एक अपूर्णीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई संभव नहीं। मैं दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। ओम शांति। ओम। सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित। अंबिकापुर के मैन पाट में चल रहे बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैन पाट में 3 दिनों तक जनता के चुने हुए भाजपा नेता यानी सांसद और विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। शिविर में सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों ने संगठन के बड़े नेताओं के व्याख्यान सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे नेताओं की क्लास इन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड की। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई। एक तरह से व्यवहार ठीक रखे, दूसरा भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि वे भ्रष्टाचार की शिकायत की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। मास्टर क्लास के दौरान संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाए, जनता से जुड़े, जनता की तकलीफ़ों को फील्ड में जाकर समझे और उसे दूर करे। जनता के बीच उनका व्यवहार शालीन हो, जिससे उनका विश्वास पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जाए। भ्रष्टाचार को लेकर भी खूब चर्चा हुई। क्लास में बताया गया कि भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है। इसे लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद और विधायकों को दिए गए। क्लास में विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने व पार्टी की छवि सुधारने के टिप्स भी दिए गए। साथ ही कहा गया कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक तरीके से घेरना
होगा। इसके लिए वे सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। मान्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश से अधिक फायदा मिले, इसकी भी जिम्मेदारी दी गई। नेताओं को यह भी नसीहत दी गई कि अच्छा काम नहीं किया तो जिम्मेदारी से हटा दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि इसका पैमाना क्या होगा यह नहीं बताया गया। संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े, जनता के बीच उनका व्यवहार ऐसा हो कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट ही रहें, छिटके ना। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है, इसी लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद व विधायकों को दिए गए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात भी कही गई। अलग अलग सेशन में बार बार बड़े नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि सरकार और पार्टी की छवि जनता के बीच बेहतर बने। छत्तीसगढ़ सरकार काम करती हुई दिखाई दे जनता के बीच। विपक्ष को किसी बात का मुद्दा बनाने का अवसर न मिले, सरकार का एक्शन प्रभावी ढंग से जनता के बीच जाए। साथ ही नेताओं को हिदायत दी गई कि ठेकेदारों से ज़्यादा दोस्ती ठीक नहीं, उनके साथ बस काम से काम, मतलब से मतलब रखें। जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को घपले घोटाले में अपने नेता न फंसे, इसकी चिंता है। ऐसी शिकायतें न उनके तक न पहुंचे तो बेहतर, वरना इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी कोई भी शिकायत अगर उनके पास पहुंचती है तो उन शिकायतों की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। शिविर में देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी आना था, मगर ठीक एक दिन पहले खबर आई कि वो नहीं आ पाएंगे। दूसरे कार्यक्रम में जो बिजी थे उसकी वजह से शाह के न आने की बात सामने आई। मगर इस बीच दिल्ली में प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका की शाह से मुलाकात हो गई। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पोस्ट किया और लिखा कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। राज्यपाल माननीय रमन डेका जी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, जो कि सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह आरोप सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस का कहना है कि नई दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज अमित शाह का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यानी जो मैन पार्ट पे था आयोजित था भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में उन्हें शामिल होना था, उसे रद्द कर दिया गया। आखिर राज्यपाल ने दिल्ली जाके अमित शाह को ऐसा क्या फीडबैक दिया जिसके चलते गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाजपा का निमंत्रण ठुकरा दिया, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया था। शिविर या कहें मास्टर क्लास के दौरान मैन पार्ट में कुछ विधायक के वीडियो रील बनवाते और तस्वीर भी खिंचवाते हुए दिखाई दिए। इस पर भी कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि आखिर 3 दिनों तक पूरी सरकार मैन पार्ट में क्यों रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री और विधायकों को ठेकेदारों और भ्रष्ट लोगों से दूर रहने की जो हिदायत दी है वह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी भर है। भाजपा सरकार से त्रस्त जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वैद ने यहाँ तक कहा कि जब नड्डा को पता है कि उनके मंत्री और विधायक ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, कमीशन और भ्रष्टाचार की काली कमाई में भाजपा के मंत्री विधायकों की हिस्सेदारी है, ऐसे में वह भ्रष्ट मंत्री और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। बैज ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं हो रहा है, इन्हें अब तक पद में क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने सीधा जेपी नड्डा जो हिदायत दिए थे उस पर सवाल खड़े किए।
बहरहाल विधायक और सांसद प्रशिक्षण शिविर से अपने अपने ठिकाने पर लौट चुके हैं। वे कह रहे हैं कि 3 दिनों के इस शिविर में या प्रशिक्षण पाकर उन्हें काम करने का नया जोश और आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब वे दुगने जोश से जनता के बीच उनकी समस्याएं हल करने मैदान में उतरेंगे। इधर आम जन की बात करें तो इस बात से नाराज दिख रहे हैं कि बारिश में गली मोहल्ले में पानी पानी हो गया है। लोगों का जीना इससे दूभर हो गया है। स्कूलों की दुर्दशा बारिश के आने के बाद किसी से छुपी नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षकों की समस्याएं युक्तियुक्तकरण के बाद भी बनी हुई हैं। बच्चे धरने पर दे रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। इसी तरह किसान भी परेशान हैं। खाद नहीं मिलने के कारण कई इलाकों में किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में नेतागण शिविर के नाम पर ऐश काट रहे हैं। इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी दिखी। फिलहाल इस शिविर का फायदा नेताओं को और आम जनता को कितना मिलेगा, इसे आगे चलकर हमें और आपको देखना होगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। एकदम सच्चाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल ठीक कहा और कांग्रेस भी इस बात को कह रही है। जो खुलेआम महाराष्ट्र के चुनाव में पैसा बांटते हुए एक होटल में वीडियो फोटोज वायरल होते हैं कि जनता को कैसे प्रलोभन दिया जाता है, सत्ता का दुरुपयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तो जावड़ेकर जी ने खुलेआम दिया। और वो जावड़ेकर जी यहाँ आके जो तावड़े जी यहाँ जो खुलेआम भ्रष्टाचार के पैसे को बांट रहे हैं जनता के बीच में, और वो आके यहाँ भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग दे रहे। यही तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति। देखिए, फर्टिल डीएपी का जो मामला है वो विश्वव्यापी है, वो सब जान रहे हैं। उसका सब्स्टिट्यूट भी दिया गया है, उसके लिए पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, वो जा ही रहा है। मसलन बात है अगर प्रशिक्षण की, तो जो अपने आप को सर्वज्ञानी मानता है वही ये कहता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम हमेशा ये मानते हैं कि हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा ही आपको अध्ययनशील होना चाहिए, और इसी नाते हम लोग काम करते हैं। यही हमारा प्रशिक्षण का विषय था। देखेंगे विषय तो ध्यान आएगा सबको कि क्या क्या हुआ है इसमें। अंबिकापुर के मैनपाट में चल रहे बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट में 3 दिनों तक जनता के चुने हुए भाजपा नेता यानी सांसद और विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। शिविर में सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों ने संगठन के बड़े नेताओं के व्याख्यान सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे नेताओं की क्लास इन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड की। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई। एक तरह से व्यवहार ठीक रखे, दूसरा भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि वे भ्रष्टाचार की शिकायत की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। मास्टर क्लास के दौरान संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाए, जनता से जुड़े, जनता की तकलीफ़ों को फील्ड में जाकर समझे और उसे दूर करे। जनता के बीच उनका व्यवहार शालीन हो, जिससे उनका विश्वास पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जाए। भ्रष्टाचार को लेकर भी खूब चर्चा हुई। क्लास में बताया गया कि भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है। इसे लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद और विधायकों को दिए गए। क्लास में विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने व पार्टी की छवि सुधारने के टिप्स भी दिए गए। साथ ही कहा गया कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक तरीके से घेरना होगा। इसके लिए वे सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। मान्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश से अधिक फायदा मिले, इसकी भी जिम्मेदारी दी गई।
नेताओं को यह भी नसीहत दी गई कि अच्छा काम नहीं किया तो जिम्मेदारी से हटा दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि इसका पैमाना क्या होगा यह नहीं बताया गया। संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े, जनता के बीच उनका व्यवहार ऐसा हो कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट ही रहें, छिटके ना। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है, इसी लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद व विधायकों को दिए गए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात भी कही गई। अलग अलग सेशन में बार बार बड़े नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि सरकार और पार्टी की छवि जनता के बीच बेहतर बने। छत्तीसगढ़ सरकार काम करती हुई सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष जी बिना लाठी का आए हैं। वो इस बार मैं लाठी लेके विधानसभा जाऊंगा बोले थे। कबीर है, लाठी है, दिखता नहीं है वो। तो कहाँ है? आप तो घोषणा किए थे, कहाँ है आपकी लाठी? वो पंक्ति सुना दीजिए लाठी महंत जी, वो पंक्ति सुना दीजिए, समझ में आ जाए। कबीर की लाठी कबीरा खड़ा बाजार में, चलिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे। ये जवाब आ गया है। आप कबीर दास पढ़ते रहोगे और भूपेश बघेल जी की लाठी में आवाज ही नहीं है। फिर एक लाठी ऐसा तब भीतरे भी जब भरभरात रहती है। लाठी इनके लिए जरूरत है लगता है। लाठी वाले पाछू में बैठे। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। आपको इस सदन की ओर से प्रदेशवासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। प्रश्नकाल क्रमांक 1 राजेश मूड़त जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सावन मास के प्रथम सोमवार और इस सत्र के पहले प्रश्न में आपका स्नेह, प्यार और सहयोग मिले। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्यतः एक विभाग की प्रक्रिया समझ में आती है। आप प्रश्न को भी पढ़ लें और प्रश्न के उत्तर को पढ़ लें। मैंने स्पष्ट पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि राजस्व मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें, क्या आपके यहाँ पर राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई क्या? और उसमें स्पष्ट इतना पूछता हूं मैं, खाली पॉइंटेड प्रश्न, आप छोटे छोटे प्रश्न करिए। पॉइंटेड प्रश्न पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं पूरे जवाब भी छोटा तभी आएगा तब आपको पॉइंटेड प्रश्न। हाँ, पॉइंटेड करिए और पॉइंटेड जवाब आएगा। निरीक्षक के कुल कितने अभ्यर्थी उसके अंदर परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसकी नियम प्रक्रिया क्या थी, ये बता दे बस। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेश मूड़त जी गंभीर हैं इस विषय पे और चिंता है, और उनकी चिंता जो है सही है, क्योंकि गंभीर आपको होना है। भर्ती होने से राजस्व विभाग को अमले मिल जाएंगे और काम में सहूलियत होगी। मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है, चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ठीक 2-3 महीने की शुरुआत हुई इनकी, और इनका परिणाम फरवरी 2024 में आया। और परीक्षा परिणाम आने के बाद फिर में शिकायतों का दौर चला कि इसमें परीक्षा में अनियमितता हुई है, गलत तरीके से परीक्षा ली गई है। और उनके शिकायत के आधार पर हमने सामान्य प्रशासन विभाग को लिख करके 5 सदस्य बनाई और सदस्य ने जांच किया, तो जांच में वाकई में पाया गया कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है। भाई भाई एक जगह बैठे हैं या
अलग अलग जो अपने रिश्तेदार हैं वो बैठे हैं। शिकायतकर्ता ने ये भी मांगा कि जो बातचीत हुई है उनका व्हाट्सएप कॉल डिटेल और उन जो चैटिंग किए हैं उन सब का सामान्य प्रशासन विभाग कमेटी ने तय किया कि इतना गहराई तक हमारा विभाग जो है जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए गृह विभाग को पत्र लिखें। तो गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा कि विभाग सक्षम है, वो एफआईआर करे और जांच कराए। चूँकि यहाँ निचले स्तर तक पहुँचना, कॉल डिटेल निकालना, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज का, मोबाइल का लोकेशन, ये संभव नहीं था, इसलिए फिर से इनको ईओडब्ल्यू को दिए हैं और ईओडब्ल्यू जो है जांच प्रारंभ कर दिया है। हमारे विभाग से एक 40 बिंदुओं में जानकारी मांगे हैं और किन किन अधिकारियों से पूछताछ करना है उनकी भी अनुमति लिए हैं, उनको अनुमति दिया गया है। हमारी मंशा किसी को बचाना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे। पीएससी में जिस तरह से जांच हुई, गहराई तक गया, हम तो चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस परीक्षा में जो गड़बड़ी किए हैं वास्तविक दोषी तक पहुंचे और उन पर कार्रवाई हो। ये हमारी स्पष्ट मंशा है, किसी को बचाना नहीं है। और ईओडब्ल्यू वहां तक पहुंचेगी जैसे भारतमाला में जो हुआ, ईओडब्ल्यू को सौंपे तो निचले तक जांच कर रही है और एक एक करके सब दोषी व्यक्ति आ रहे हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि ईओडब्ल्यू इसमें जांच करके दोषी व्यक्ति के ऊपर चिन्हांकित करे और कार्रवाई करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और मंत्री जी को तो विभाग में आए 9 दिन ही हुए थे और परीक्षा संपन्न कर दी। मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता। डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई अलग अलग विभागों के 5 अधिकारियों की और वो अधिकारी ने पूरी रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट मेरे पास है अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी रिपोर्ट है, अगर आप कहें तो मैं लेकिन कुछ पॉइंटों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो रिपोर्ट के अंदर कॉमन दिया है। जो प्रश्न उद्भूत होता है उससे प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि जब ये रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट आ गया कि विभाग के अंदर कुछ लोगों ने त्रुटियां की है परीक्षा में, भाई भाई रिश्तेदार आपस में बैठ करके पीएससी की परीक्षा टाइप, उनका रोल नंबर लगा हुआ, साली भी पास में बैठी है, जीजा भी बैठा है, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी, तीनों एक टेबल में बैठ करके लिख रहे एक साथ। और बारकोड वाली जो कॉपी होती है अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर किसी प्रकार का उल्लेख या लेख नहीं हो सकता अलग से, उसमें फोन नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर। और ये रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि ये सब गलत है, अनियमितता पाई गई। तो क्या विभाग ने आने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? सीधा प्रश्न मेरा कि जब आपके संज्ञान में आ गए तो कमेटी ने आपको रिपोर्ट दे दी, आपने 5 उच्च स्तरीय अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, जो कमेटी के अंदर जो थे, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। केडी कुंजाम, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। फरिया आलम सिद्दीकी, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। अजय त्रिपाठी, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। अरुण नहीं, अजय त्रिपाठी। श्रीमती अंशिका ऋषि पांडे, उप सचिव छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग। राकेश साहू, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग। जब ये शासन स्तर के सचिव स्तर के अधिकारियों ने ये पूरी रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी और आपने रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद में भी डिपार्टमेंटली कोई कार्रवाई नहीं की, और ये लोग जब लगातार इसकी शिकायतें करते रहे और आपने गृह विभाग को भेजा, और गृह विभाग ने स्वीकार किया, गृह विभाग ने आपको कहा कि विभाग सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद में विभाग कार्रवाई ना करके आपने ईओडब्ल्यू को जो आपने भेजा है उसमें कितने बिंदु हैं और कब भेजा है और उसमें क्या शर्तें हैं,
और किसकी जांच करने के लिए भेजा, जरा उसका उल्लेख क्लियर कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी जांच की है उन्होंने अंतिम निष्कर्ष में ये लिखा है कि शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत टीप एवं आनुषंगिक दस्तावेजों का परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत समिति द्वारा यह निष्कर्षित किया जाता है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। उनके द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय किए गए टीप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 का संचालन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की ही भांति किया गया है, परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्तानुसार त्रुटियां विद्यमान हैं, जिन पर आवश्यक कार्य हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को अग्रेसित किया जाता है। ये निष्कर्ष में लिखे हैं। और शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया है कि कॉल डिटेल, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, मोबाइल लोकेशन की जांच, हम ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस गड़बड़ी तो हुई है, जांच कमेटी ने स्वीकार किया है, लेकिन वाकई में जो इस परीक्षा में जो दोषी हैं वहां तक पहुंचने के लिए ये जो हमारी कमेटी है वो सक्षम नहीं है। इसलिए ईओडब्ल्यू को दिए हैं ताकि जो दोषी लोग हैं वहां तक पहुंचे और प्रमाणित करें और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। ये हमारी मंशा है। हमारी सहानुभूति नहीं है जो दोषी व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि उन पे ठोस कार्रवाई हो। आखिरी प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेन पैराग्राफ है वो तो पढ़ नहीं रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये डिपार्टमेंट की जांच कमेटी की रिपोर्ट जिसके अंदर लिखा है, आखिरी पैरा जो लिखा है, राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय किए गए टीप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 का संचालन नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की भांति किया गया, परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्त त्रुटियों का विद्यमान है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया। अब उसके आगे और क्या लिखेगा? जब कमेटी ने स्पष्ट लिख दिया और मंत्री जी कह रहे, मंत्री जी आधा पढ़ रहे हैं आप। जो असली रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर एक में नहीं, इसके अंदर जो जो कमेटी के हैं आप कहे तो इस कमेटी की रिपोर्ट में पटल पे रख देता हूं। और उसके बाद में जब अधिकारी दोषी हैं पूर्व और जिन लोगों ने मिलकर के ये संरचना रची, उसके बाद में ये आपके कार्यकाल का नहीं है, पूर्व सरकार का है। और वही लोगों के कारण ये सब हो रहा है प्रदेश के अंदर। ये पीएससी घोटाला, पटवारी घोटाला, ये सब उसी समय के हैं। मैं जब आपने पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ कल परीक्षा में, क्या उसका भी बता दो। जितना गलत नंबर वही इंजीनियर घर पर ही तो कैसे हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के 73वें नंबर पे सेम प्रश्न मेरा भी लगा है। मैं आपके माध्यम से सदन में ये स्पष्टता चाहता हूँ कि ये कौन सी तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था, उसको स्पष्ट करें मंत्री जी। कौन सी तारीख भ्रष्टाचार है? जो बोलना है मंत्री जी को बोलने दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जिस परीक्षा में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो दोषी हैं उस पर ठोस कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, मंत्री जी के अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति में एग्जाम दिलवाया गया अध्यक्ष महोदय जी, उसका आप क्या कहेंगे? एक मिनट। ओबीसी के अभ्यर्थी, अरे आपका प्रश्न नहीं है, आप बैठिए, प्रश्नकाल है, बैठिए। एक मिनट, आपको बाद में अवसर दूं। माननीय मंत्री जी के आपका हो गया। उसमें मेरा प्रश्न, एक मिनट, मेरा इतना ही निवेदन है कि जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, ठीक है,
मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जीरो टैलेंट है, हम लोग मिल करके नहीं, जिन्होंने भी गड़बड़ किया उनके शिकंजे चालू और कईयों का वेट कर रहे, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन ईओडब्ल्यू को केस दिए हैं, मैंने जो प्रश्न स्पेसिफिक पूछा उसकी शर्तें और कितनी जल्दी मैं कोशिश करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जितनी जल्दी हो सके ईओडब्ल्यू से जांच करा करके अगले सत्र के पहले इन दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई कर देंगे। क्या इतना ही मैं आपसे चलिए बताइए, अगले सत्र के पहले तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईओडब्ल्यू जो है हमारे विभाग से सारी जानकारियां ले चुका है 41 बिंदुओं में, और पूछताछ के लिए भी अनुमति ले चुका है। यथाशीघ्र इसमें जांच होगी और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले सत्र से पहले इसमें कार्रवाई। चलिए अजय, माननीय अध्यक्ष बढ़िया। एक प्रश्न छोटा, एक प्रश्न छोटा, जवाब अच्छा आ गया है। एक प्रश्न, जवाब बहुत अच्छा आ गया है। उन्होंने समय सीमा बता दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गृह विभाग ने कहा कि आप FIR करवाने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम, दोनों कोऑर्डिनेट है। एक तो FIR इसमें गंभीर अनियमितता है तो क्यों नहीं कराई गई, एक। दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि EOW/ACB, तो EOW को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए FIR तत्काल हो सकती थी, तो EOW/ACB लिखा, तो EOW जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में EOW जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? ये बताने कष्ट करें। कुछ बोलेंगे मंत्री जी? आपसे पूछा। विषय की गंभीरता को देखते हुए, एक मिनट, जवाब आ रहा है। पूछ लीजिए, फिर से पूछ। विषय की गंभीरता को देखते हुए सहमत हूं विषय और बारीकी जांच के लिए विषय की गंभीरता है, तो गृह विभाग ने आपको कहा, मैं दोहरा रहा हूं प्रश्न, आपको कहा कि FIR करवाइए, आप सक्षम है, आपने FIR नहीं करवाया, आपने पत्र भेजा EOW या ACB से जांच कराने बाबत, तो आपके विभाग में EOW जांच हो, यह निर्णय किसने लिया? आपने दो मत दिया, तो EOW जांच दूसरे विभाग ने करवाया कि आपने तो दो मत दिया है? किसने करवाया EOW जांच? किसके निर्णय से EOW जांच हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह विभाग प्रशासनिक विभाग को सक्षम मानते हुए FIR दर्ज कराने और खुद को ही काम करने के लिए वापस किया गया, तो विभाग की ओर से ही जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए EOW को विभाग के द्वारा सौंपा। परिशिष्ट में आप पढ़ लीजिए पत्र को, नो भाई साहब आपसे आग्रह है, पत्र को पढ़ लीजिए, जो विधानसभा की प्रॉपर्टी है, ये विभाग ने लिखा है EOW/ACB जांच लिखा है, ACB जांच लिखा है, तो EOW जांच का निर्णय किसने लिया, मैं ये जानना चाहता हूं। बता दिया विभाग ने तो ACB/EOW लिखा है इसमें। ठीक, चलिए बोलिए। इस जनवरी 2024 में ये विभागीय परीक्षा हुआ राजस्व निरीक्षक। मंत्री जी प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई, आपके सरकार के आने के बाद कि पहले? सितंबर 23 में भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई और जनवरी में ही उनकी परीक्षा हुई, फरवरी में उसका रिजल्ट आया। सरकार को बना, आपकी सरकार
अध्यक्ष महोदय उन्हीं के विषय पे तो जब तक ये चल रहा था विषय तब तक आपत्ति नहीं थी, जब कांग्रेस का विषय आ गया तो आपत्ति में सब खड़े हो गए। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो निर्णय किसने लिया ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब यह अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है, तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है, सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी। तो सीबीआई पे आपको भरोसा है? सीबीआई के ऊपर भरोसा है। आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई के ऊपर में आपको विश्वास है? धर्म जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। धर्म जी, बहुत हो गया, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देवेंद्र यादव। प्रश्न क्रमांक 3 श्री अजय। आगे बढ़ गए, प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई। अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आपने पुकार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, अच्छा, आपने नाम पुकार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 लाइनें कहना चाहूंगा। आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम, अरे मेरा नाम पुकारा। आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सरल शब्दों में इस प्रदेश आप अनुपस्थित थे, आगे बढ़ गया है प्रोसीडिंग। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन का पालन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा ज्यादा। आप महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया के कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नहीं, जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन हो, भर्ती नियमों का पालन हो, और जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है, मनमानी की गई है। मैंने आप ये देखिए कि 46 वर्षीय आदमी को सेलेक्ट किया गया है, एक 54 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 42 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 48 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन के बाद उसमें इसमें नियम निर्देश नहीं है। नियम निर्देश हमारे भर्ती नियम में है, जिसमें 40 साल से ऊपर को भर्ती नहीं की जा सकती, पर उत्तर प्रदेश के एक आदमी 42 साल के आदमी को भर्ती की गई है। पोर्टल कितनी बार बंद किया गया, शुरू किया गया, ये कुलपति की मर्जी पर। विज्ञापन में सहायक अध्यापक के पद हैं जो आपने स्वीकृति नहीं दी है, वित्त विभाग या उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं बिंदु यार यदि गिनाऊंगा तो समय नहीं रहेगा, 59 मिनट है। आपसे अनुरोध है कि इसकी पूरी जांच करवाने की घोषणा कर दीजिए और समयबद्ध हो, क्योंकि जांच के बाद भी 11 पदों में नियुक्ति जारी की है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में
जो भर्ती हुई है उसके संबंध में शिकायतें मिली थी और उस पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। डॉक्टर एचपी खैरवार जो अतिरिक्त संचालक हैं उच्च शिक्षा संचालनालय में, और 5 लोगों की कमेटी है। अभी जांच इसमें हो रही है। जांच रिपोर्ट आ जाने पर इसको कार्यवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और इसमें तत्काल कार्रवाई एफआईआर करने की हम मांग करते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। चलिए, प्रश्नकाल समाप्त।